हाँ जी, +1 साइंस। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स। लो जी, टॉपिक रहेगा आप लोगों का, टॉपिक रहेगा बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों को पढ़नी है बच्चों? फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो आप लोगों को पढ़नी है वो है परसेंटेज टर्म्स। परसेंटेज टर्म्स में 3 कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों को पढ़नी होती है बच्चों। एक होती है परसेंटेज वेट बाय वेट, एक होती है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और एक होती है बच्चों परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों को पढ़नी है बच्चों मोलैरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल M के साथ, ठीक है। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों को पढ़नी है बच्चों नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M के साथ, और इन दोनों के बीच में रिलेशन बढ़ना है, ठीक है जी बच्चों। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म आप लोग बच्चों इसके बाद पढ़ लेना, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, ठीक है जी। स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मोलैलिटी को डिनोट करते होते हैं स्मॉल m से, स्ट्रेंथ को s से डिनोट करेंगे बच्चों मोलैलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यहाँ मोल फ्रैक्शन स्मॉल x से डिनोट करते हैं। देन इज मास फ्रैक्शन को दिखाते होते हैं कैपिटल X के साथ। और लास्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों को पढ़नी है ट्रेस कंसंट्रेशंस बोलता हूँ इनको बोला जाता है ट्रेस कंसंट्रेशंस। और ट्रेस कंसंट्रेशंस में आप लोग पढ़ना बच्चों यहाँ पे एक तो पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स पर 1000, दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर 1000। नेक्स्ट होती है बच्चों ppm, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, पार्ट्स पर बिलियन भी पढ़ लेंगे बच्चों, पार्ट्स पर बिलियन बोला जाएगा इसको। एंड द लास्ट वन विल बी पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब सबसे पहली बात तो बच्चों ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहली बात ये कि कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है बच्चों। सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या रहेगा सॉल्वेंट। एक होगा सॉल्यूट और दूसरा रहेगा सॉल्वेंट। इसको नोट कर लेना बच्चों, बताता हूं मैं। देखो, solution is made up of basically 2 components. One is called solute and another is called solvent. जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उस कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलते हैं, और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है बच्चों सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है। देखो, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक रहता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट रहता है बच्चों सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, उसको मैं सॉल्यूट बोलता हूँ। और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यूजुअली जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको मैं क्या बोल देता हूँ बच्चों, उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म्स किस काम आती हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स काम आती हैं ये बताने के कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है या सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है,
तीन कंपोनेंट हुए बच्चों, देखो दो कंपोनेंट हुए सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट हुआ दूसरा सॉल्वेंट हुआ, और दोनों को मिलाने के बाद एक मैं कहता हूँ ए सॉल्यूट है बी सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। इस सॉल्यूशन के अंदर इस सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, या सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है, या सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट कितनी है, सॉल्वेंट की अमाउंट सॉल्यूट के विद रिस्पेक्ट कितनी है। तो इन अमाउंट के बारे में जो टर्म्स हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हैं उनको बोला जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो हम लोगों को बताता है तो उनको बोला जाता है बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों को पढ़नी है बच्चों परसेंटेज टर्म। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले परसेंटेज टर्म। लो जी, परसेंटेज टर्म में 3 परसेंटेज टर्म्स की हम लोगों को बात करनी है। अभी बताया था आप लोगों को, पहली परसेंटेज टर्म थी बच्चों परसेंटेज टर्म्स को हम लोगों को पढ़ना है। और परसेंटेज टर्म्स में फर्स्ट परसेंटेज टर्म कौन सी थी बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट। समझो, देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, जो आपकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा मैं क्योंकि सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों को कवर करनी है। तो ध्यान से देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अगर मैंने ग्राम में लिया है तो इसको भी ग्राम में ले लूंगा, अगर इसको किलोग्राम में लिया है तो इसको भी किलोग्राम में लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या है बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिख के दिया हुआ है, अगर वो कहता है, मानो कहता है कि 70% वेट बाय वेट है किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। इस लाइन को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 70% वेट बाय वेट है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 70% वेट बाय वेट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लो जी बच्चों, सिंपल सी बात है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 70 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 70 ग्राम। तो ये है परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड आती है बच्चों परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये रहता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ग्राम में है तो इसको ml में ले लूंगा, और अगर ये किलोग्राम में है तो ये जो वॉल्यूम है ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये लीटर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा हुआ आया है किसी न्यूमेरिकल में कि 70% वेट बाय वॉल्यूम की बात हो रही है, 70% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये है कि 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 70 ग्राम। तो सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम बता रहा है बेसिकली वो, और सॉल्यूट का क्या बता रहा है, मास बता रहा है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 70 ग्राम प्रेजेंट है, इसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म देखो बच्चों, अगर कहता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो देखना जरा, अगर कहीं लिखा हुआ है कि 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है कोई सॉल्यूशन, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है कोई सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि 70 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट
इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लो जी, क्लियर है। यहाँ दोनों की वॉल्यूम दी है कि सॉल्यूशन के 100 ml के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 70 ml प्रेजेंट है। सॉल्यूशन के 100 ml के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 70 ml है। सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 70 ml प्रेजेंट होगा। सॉल्यूशन 100 ml, सॉल्यूट 70 ml। सॉल्वेंट कितना हुआ, 30 ml। सॉल्वेंट कितना हुआ, 30 ml। सॉल्यूशन में से अगर मैंने सॉल्यूट का वॉल्यूम माइनस कर दिया तो किसका वॉल्यूम बचेगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बचेगा। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना आ गया यहाँ, 30 ml। अच्छा यहाँ देखना जरा, यहाँ सॉल्वेंट का मास बता सकते हो आप। सॉल्यूशन के मास में से अगर मैं सॉल्यूट का मास निकाल देता हूँ तो किसका मास बचेगा, सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 30 ग्राम। अच्छा जरा इधर देखना, इधर अगर यहाँ आप लोगों से पूछे कि सॉल्वेंट का मास बताओ, सॉल्वेंट का मास बताओ, तो सॉल्वेंट का मास मैं तभी बता पाऊंगा अगर मैं सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देता हूँ। लेकिन मेरे को सॉल्यूट का मास पता होना चाहिए। और सॉल्यूट का मास कैसे निकालोगे आप, अगर आपको सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे आप, सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का मास तभी निकाल पाओगे अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी आप लोग जानते हो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम दी है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी बता दी, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। और सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास मैं माइनस कर दूंगा तो किसका मास बचेगा बच्चों, सॉल्वेंट का मास बचेगा। वहाँ से क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। चलो वो न्यूमेरिकल वगैरह जब सॉल्व करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अभी इन टर्म्स का मीनिंग आप लोग अपने माइंड में क्लियर करो जो मैंने बताया है कि न्यूमेरिकल के अंदर अगर परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा है तो उसका क्या मीनिंग है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखा है तो उसका क्या मीनिंग है, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो उसका क्या मीनिंग बनता है। ठीक है जी बच्चों, आगे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात करते हैं। अब मोलैरिटी क्या कहती है बच्चों, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स की बात करती है कि नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम के साथ। अब मोलैरिटी क्या बताती है, ये बताती है कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। देखो बच्चों, मान लो ये लो, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि वाटर ले लिया, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इसके अंदर किसको डिसॉल्व कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर लिया। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। और ये क्या है बच्चों, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये कहता है कि भाई मैंने इसका ना इसका 40 ग्राम डिसॉल्व कर दिया, मानो सॉल्यूट का 40 ग्राम डिसॉल्व किया है, 40 ग्राम डिसॉल्व किया है 100 ml सॉल्वेंट के अंदर, 100 ml सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, अब इसने ना गिवन अमाउंट दे दी सॉल्यूट की। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं फॉर्मूला बता चुका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय क्या बच्चों, मोलर मास। अब गिवन मास देखना कितना है, 40 ग्राम। मोलर मास क्या आएगा, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया 39 और 1 कितना 40 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम गया, 40 से 40 गया तो कितना आएगा 1 मोल। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 1 मोल। ठीक है, तो जो गिवन अमाउंट है उस गिवन अमाउंट को हम लोगों, गिवन अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल निकाले जाते हैं सॉल्यूट के। अब वो अमाउंट कितनी भी हो सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज करो 40 की जगह मान लो अगर यहाँ 60 ग्राम होता तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते, ये आ जाता 60 ग्राम डिवाइड बाय 40। लो भाई बच्चों, मैथ आता है आप लोगों को। ये आ जाएगा ग्राम, ये आ जाएगा ग्राम पर मोल आ जाएगा, ग्राम से ग्राम गया, ये आएगा 3, ये आएगा 2, तो ये आएगा 3/2 मोल आ जाएगा। लो जी 3/2 मोल, 1.5 मोल आ जाएंगे,
है ना। तो उस अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो अब डेफिनेशन क्या कहती है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं, पहले सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल बताने हैं हम लोगों को। तो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन के पर लीटर में, सॉल्यूशन के पर लीटर में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं। डेफिनेशन ये कहती है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, इसके बारे में जो कंसंट्रेशन टर्म जानकारी देती है उसको बोला जाता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, नंबर, मोलैरिटी को डिनोट करता हूं कैपिटल M से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, ये खास बात है, लीटर में लेना है, लीटर में लेना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो देखो जरा, नंबर ऑफ मोल को कैसे लिख सकता हूँ मैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, अब मैं सॉल्यूट नहीं लिख रहा, बार बार अंडरस्टूड है, मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है बच्चों, लीटर में लेना है। अब देखो जरा, देखो बंधुओं, मोलैरिटी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को मैं दिखा देता हूँ स्मॉल w से, स्मॉल w मैंने सिंबल किसके लिए यूज किया है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। मोलर मास को मैं दिखा देता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल m से। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में। अब जरा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या आएगी मोलैरिटी की, देखना, गिवन मास किस में होता है, ग्राम में। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। बच्चों मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, इससे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका मोलर मास के बारे में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में। ग्राम से ग्राम गया, पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर। देखो डेफिनेशन भी तो यही बोल रही है कि 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। सॉल्यूशन के 1 लीटर में, आई एम रिपीटिंग अगेन, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, इसके बारे में बताती है मोलैरिटी। जैसे अभी वही एग्जांपल लेके क्लियर कर देता हूं मैं। लो, मान लो कहता भाई NaOH का सॉल्यूशन बनाया, ये वाटर था, वाटर सॉल्वेंट है, और NaOH को डिसॉल्व कर दिया मैंने। मान लो चलो कहता है NaOH का मैंने 80 ग्राम ले लिया, 80 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, और कहता है जो ये सॉल्यूशन बन के आया, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मानो आप लोगों को दे दिया 200 ml दे दिया, 200 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, और पूछे कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास किसका, सोल्यूट का। मोलर मास किसका, सोल्यूट का। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का। गिवन मास कितना है, 80 ग्राम। 80 ग्राम। मोलर मास 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूनिट साथ में रखा करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में लेना है, मेरे को पर लीटर में निकालना है। मेरे को पर लीटर में निकालना है कि सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है पर लीटर में। अब ये मत बोलना कि सर वॉल्यूम तो 200 ml दिया, 1 लीटर में कैसे निकालोगे। अरे 200 में जितने आएंगे मल्टीप्लाई बाय 5 तो 1 लीटर में निकल जाएगा, सीधी सी बात है। 5 गुना होंगे ना 1 लीटर में। अब देखो, अब मैं लेता हूं यहाँ 200 डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। अगर आपको वॉल्यूम पहले ही लीटर में दिया है तो ठीक है, उसको लीटर में छोड़ दो। अगर आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाती है, ग्राम से ग्राम यहाँ जाएगा, 0 से 0 यहाँ जाएगी बच्चों। तो ये तो आ गया 2 और ये 10 ऊपर जाएगा, इसको ऊपर रख देता हूँ मैं। लो 1000 ये, और ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है जी बच्चों,
तो आंसर कितना है देखो आप लोगों का, आंसर आ गया यहाँ से 10 मोल पर लीटर आ गया, 10 मोल पर लीटर आ गया, 5 2, ठीक है, 10 मोल पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 10 मोल प्रेजेंट हैं। कौन सा सॉल्यूट? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मोल प्रेजेंट हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल प्रेजेंट हैं? 10 मोल प्रेजेंट हैं। क्लियर है जी बच्चों? तो ये है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट देखो, मोलैरिटी से नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों को पढ़नी है वो नॉर्मेलिटी पढ़नी होती है। अच्छा, नॉर्मेलिटी से पहले एक चीज आप लोगों को और कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, वो होता है इक्विवेलेंट मास। जैसे मोलर मास होता है, ऐसे ही इक्विवेलेंट मास के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दूंगा उसके बारे में आप लोगों को मैं। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। ये कहता है इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखना बच्चों, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या है भाई, यहां मोलैरिटी के केस में यहां पे नंबर ऑफ मोल्स थे यहां सॉल्यूट के, लेकिन नॉर्मेलिटी के केस में यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। तो आप लोगों को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में पता होना चाहिए बच्चों के। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? देखो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, ये सब आप लोगों को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में बताने के लिए कर रहा हूं अभी मैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यस और नो? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकलते हैं बच्चों गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये डिफरेंस है, मोलर मास है, यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट मास है। आप लोगों को इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास बच्चों थोड़ा सा रफली बता देता हूँ आप लोगों को कि इक्विवेलेंट मास हर एक केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2-3 केस, जैसे केस फर्स्ट लिख देता हूँ मैं। केस फर्स्ट क्या है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट दिया है और पूछे कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है आप लोगों को, इक्विवेलेंट वेट बोल देते हैं, इक्विवेलेंट मास बोल देते हैं, वो निकालना है। इक्विवेलेंट मास किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के केस में कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल एलिमेंट दे दिया आप लोगों को, सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, कोई भी। अगर सोडियम का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो सोडियम का देखो इक्विवेलेंट मास को डिनोट करता हूँ कैपिटल ई से, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। और ये कैसे निकाला जाएगा बच्चों? ये निकाला जाएगा जब मैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट, मैं सीधा लिख देता हूँ फॉर्मूला, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, उसको हम लोग डिवाइड करते होते हैं बच्चों वैलेंसी ऑफ एलिमेंट से, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट से। ये फॉर्मूला रहेगा एलिमेंट के केस में। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एलिमेंट के केस में। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कि कोई एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। अब अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर रहेगा 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये +1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बताऊंगा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखी जाती है, वो सब चीज़ें आगे आएंगी। अब ये 1s2 2s2 2p6 3s1,
अब अगर सोडियम +1 में चला जाएगा, +1 में चला जाएगा तो ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा और ये हो जाएगा स्टेबल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। इसकी वैलेंसी होगी बच्चों 1 वैलेंसी होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाता है? देखो बच्चों, आप लोगों ने अप टू 10th क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखने का तरीका कैसे सीखा होगा? ये लिखा होगा 2 8 1 ऐसे लिखा होगा। तो अगर ये आखिरी शेल में से अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला गया कि नहीं? ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है। कितने लूज या गेन करने के बाद स्टेबल हो जाए तो वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ 1 लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ इक्विवेलेंट मास निकालूँ मैं, तो कैसे आएगा? 23 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा? 23। ये तो हो गया एलिमेंट के केस में। अब मैं सेकंड केस बताता हूँ। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के केस में कैसे निकालते हैं? आयनिक कंपाउंड कैसे? अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है आयनिक कंपाउंड के केस में, आयनिक कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात कर लेता हूँ बच्चों, सोडियम क्लोराइड की बात कर ली मैंने। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा फॉर्मूला वेट ऑफ आयन, फॉर्मूला वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको डिवाइड करते होते हैं फॉर्मूला वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मूला वेट क्या है? आयनिक कंपाउंड के केस में मोलिकुलर वेट को मैं फॉर्मूला वेट बोल देता हूँ। फॉर्मूला वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ये है इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया और वो कहता है इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। मैग्नीशियम का होता है बच्चों कितना? 24, ऑक्सीजन का 16। सबसे पहले मोलिकुलर वेट निकालो आप, इसका कितना आ गया? ये हो गया 40। अब कैटायन या एनायन पे टोटल चार्ज कितना है? मैंने बोला टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ऑक्सीजन पे -2 है, मैग्नीशियम पे +2 है। अब ये नहीं है कि 2 और 2 को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दोगे। उसने बोला कि कैटायन पे टोटल चार्ज कितना है या एनायन पे टोटल चार्ज कितना है। या तो आप कैटायन के चार्ज से डिवाइड कर दो या आप एनायन के चार्ज से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, साइन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा 20। तो ये इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा आयनिक कंपाउंड के केस में। यू हैव टू डिवाइड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन या एनायन पे टोटल चार्ज कितना है उससे डिवाइड करना होगा आप लोगों को। ये था आयनिक कंपाउंड के केस में। अगर आता है एसिड के केस में, अगर कोई एसिड दिया है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया बच्चों, या कोई बेस दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया मान लो। तीसरा केस देख लो, ये कहता है बच्चों इन केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ एसिड ये लिखा जाएगा बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी। इसको इसकी बेसिसिटी से डिवाइड करता हूँ। एसिड के केस में बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं, और अगर मेरे को बेस के केस में निकालना है, तीसरे केस में 2 पार्ट बना लेना ए और बी। अगर मेरे को बेस के केस में इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वहाँ लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइड बाय, यहाँ जाएगी इसकी एसिडिटी। देखो अब बेसिसिटी और एसिडिटी में क्या डिफरेंस है, यहाँ क्या करना है हम लोगों को। एसिड के केस में बेसिसिटी कैसे देखते हैं? मान लो जैसे बच्चों H2SO4 दे दिया, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, एसिड है तो बेसिसिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से, पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से कितने रिप्लेसेबल H+ आयन अवेलेबल हैं। इसके 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 से, इसके 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 से कितने H+ आयन रिप्लेस हो सकते हैं? कितने H+ आयन देगा? ये 2 H+ आयन देगा डिसोसिएट होने पे। तो इसकी अगर मैं बात करूं बेसिसिटी, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी 2। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ भी ले लो बच्चों, आप HNO3 ले लो। HNO3 के लिए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लो NO3 माइनस। इसके लिए बेसिसिटी 2, 2 H+ आयन दे रहा है। ये डिसोसिएट होने पे 1 H+ आयन दे रहा है, तो इसके लिए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब बेस के लिए एसिडिटी देखो, बेस के लिए अगर मैं एसिडिटी की बात करता हूँ
बेस के लिए एसिडिटी कैसे देखी जाएगी, अगर मान लो जैसे मैंने ले लिया बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा, Na+ और OH- में डिसोसिएट होगा। अगर मैं इसकी एसिडिटी निकाल रहा हूँ कि इसका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पे कितने OH- आयन दे रहा है, एक OH- आयन दे रहा है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डिसोसिएट होने पे एक दे रहा है कैल्शियम 2+ आयन और क्या दे रहा है, 2 OH- आयन दे रहा है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एसिडिटी हो जाएगी बच्चों कितनी, 2। तो 2 से डिवाइड करना होगा इसके केस में। तो वो देखना होगा कि पर मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन है एसिड के केस में और कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन है बेस के केस में। हाँ जी, देखो बच्चों, अगर मैं ले लेता हूं H2SO4 का एग्जांपल ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 जो कि 64, और ये हो गया आपका 96, 2 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो इट विल बी 98 डिवाइड बाई 2 एंड इट विल बी 49। ये इसका क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं ले लेता हूं बच्चों, मानो अगर मैं ले लेता हूँ इन केस ऑफ बेस ले लो बच्चों, लो इन केस ऑफ NaOH ले लिया, सोडियम का 23, 16, 39 और 1, 40। अब देखो एक OH- आयन दे रहा तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो इसका मोलर मास है भाई, इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, ये एसिड और बेस का केस है। एक और पढ़ लो, आयन के केस में, अगर सिंपल आयन है, सिंपल आयन के केस में हम लोग मॉलिक्यूलर मास से इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। लो जी, ये कहता है कि अगर मैं ले लेता हूँ आयन का केस, आयन के केस में इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ आयन। तो बच्चों वही है कि आप फॉर्मूला वेट निकाल लो, फॉर्मूला वेट ऑफ आयन मैं लिखता हूँ यहाँ, मैं लिख देता हूँ, चलो आप लिख लो यहाँ, मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ही लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन और डिवाइड बाय चार्ज ऑन आयन। यहाँ जाएगा चार्ज ऑन आयन, आयन पे कितना चार्ज है। लो मैंने सल्फेट ले लिया SO4 2-, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना बच्चों जरा, कितना आएगा, सल्फर का कितना 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 चौके 64, कितना हो गया 96। तो 96 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, जितना चार्ज है ना उतने से डिवाइड करना पड़ेगा इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट 2- कितना आ गया, ये आ गया 96/2, 4 और 8। लो ठीक है। अब अगर मैं ले लेता हूँ, कोई भी ले लो बच्चों आप, OH- के लिए निकालना है, लो निकाल लो, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 17/1 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, आसान है, जितना चार्ज होगा आयन के ऊपर उतने से हम लोगों को डिवाइड करना होगा, वो आ जाएगा आयन के केस में इक्विवेलेंट वेट। तो ये थे इक्विवेलेंट वेट निकालने के कुछ तरीके। अब देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, वो सारे केस आप लोगों को मैं बता चुका। अब फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखना, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करूंगा। ये आ जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो अगर गिवन मास की यूनिट देखता हूँ तो ये ग्राम आएगी, इक्विवेलेंट मास की यूनिट क्या आएगी बच्चों, ग्राम पर इक्विवेलेंट। मोलर मास की क्या आती है, ग्राम पर मोल। इक्विवेलेंट मास की क्या आएगी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, तो ग्राम से ग्राम गया तो ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। जैसे वही न्यूमेरिकल में एक बार दोहरा देता हूँ, ये मैंने वाटर ले लिया था, वाटर मैंने यहाँ कितना वाटर मैंने क्या लिया बच्चों, एज ए सॉल्वेंट लिया, इसके अंदर मैंने क्या NaOH डिजोल्व किया। चलो NaOH छोड़ो, अब NaOH छोड़ो, मैं यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ सॉल्यूट काम कर रहा है। और बच्चों ये देखो, मैं बोल देता हूँ कि मान लो इसका मैं मास ले लेता हूँ बच्चों, कितना भी ले लो आप, मान लो मैंने 40 ग्राम ले लिया, लो 40 ग्राम है, और कहता कि जो ये सॉल्यूशन बन के आया, ये सॉल्यूशन मेरा आ रहा है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप लोगों को दिया है
500 ml वॉल्यूम दे दिया सॉल्यूशन का। सॉल्यूट कितना 40 ग्राम है, इसको 40 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया है 500 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो कहता है कि इस सॉल्यूशन का मेरे को, आप पहले इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल दो और उसके बाद नॉर्मेलिटी निकाल दो। पहले मोलैरिटी निकाल देता हूँ। मोलैरिटी क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना 40 ग्राम, और मोलर मास निकालना, मोलर मास कैल्शियम का कितना होगा 40, ऑक्सीजन का 16, 32, 2, हाँ जी 72, 74 हो जाएगा। लो 74 ग्राम, और 500 ml को मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा 1000 से डिवाइड करके, तो 1000 जाएगा ऊपर, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कट गया बच्चों, 2 0 से 2 0 गया, यहाँ 2 आ गया। ये ग्राम से ग्राम पर मोल रहेगा, सॉरी बच्चों, ग्राम पर मोल इसका यूनिट। काट लो बच्चों, ये कितना आएगा 20 आएगा, ये कितना आएगा 37 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई 37, इतने नंबर ऑफ मोल पर लीटर। ये डिवाइड कर लेना 1 पॉइंट समथिंग कुछ इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। अब देखो, अगर इसकी नॉर्मेलिटी निकालने को बोले तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी? नॉर्मेलिटी निकलेगी गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास तो वही है 40 ग्राम। अच्छा, इक्विवेलेंट मास कितना लेना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास निकलेगा, मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बेस है तो मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे एसिडिटी से। और इसकी एसिडिटी कितनी होगी? यहाँ पे 2 होगी, एसिडिटी 2 है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालूंगा, मोलर मास कितना था इसका? मोलर मास था 74 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या निकलेगा इसका? इक्विवेलेंट मास। मोलर मास को डिवाइड करूंगा एसिडिटी से, 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये निकल जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कितना आ गया बच्चों? 37 ग्राम पर इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई बाय 500 इंटू 1000। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे को लीटर में लेना है। ये कट गया, ये 2 आ गया, ये ग्राम से ग्राम गया, तो ये आ जाएगा 80/37 इक्विवेलेंट पर लीटर। लो ये डिवाइड कर लेना, ये नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल दी और सेम सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल दी, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, एक रिलेशन पूछ लेता है कई बार मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। जैसे अब यही सॉल्यूशन था, इसी सॉल्यूशन में अगर आप लोगों को मोलैरिटी दे दे और पूछ ले इसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल दो, और इसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे दे और आप लोगों से पूछ ले कि इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल दो, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होगा वो देख लो एक बार ध्यान से। वो कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है। हाँ जी बच्चों, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इसको आप कंप्लीट लिखना। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन बताना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी था बच्चों गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं ना मान लो मैं एलिमेंट का केस लेके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान लो एलिमेंट का केस लेके चल रहा हूँ, इन केस ऑफ एलिमेंट लेके चल रहा हूँ अगर मैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कैसे लिखी जाएगी एलिमेंट के केस में? अगर मैं लूँ यहाँ पे, ये आएगा गिवन मास डिवाइड बाय बच्चों मोलर मास को क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ नॉर्मेलिटी के केस में यहाँ क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास आएगा। इक्विवेलेंट मास और वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर में आएगा। इक्विवेलेंट मास कैसे? इक्विवेलेंट मास को लिख सकता हूं मैं मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, है ना। इन केस ऑफ एलिमेंट मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। तो ये मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा देखना। नॉर्मेलिटी को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? गिवन मास डिवाइड बाय, यहाँ नीचे आ जाएगा मोलर मास और वैलेंसी चला जाएगा यहाँ पे ऊपर वैलेंसी, और इधर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को डिवाइड कर दो बच्चों। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से। लो जी, मोलैरिटी को डिवाइड कर दिया मैंने किससे? नॉर्मेलिटी से। देखना मोलैरिटी क्या था? मोलैरिटी था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके डिवाइड में ये टर्म आएगी नॉर्मेलिटी।
नॉर्मेलिटी की, गिवन मास इंटू वैलेंसी बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम। तो जो ये चीज़ है ये ऊपर चली जाएगी, यहाँ क्या आएगा, मोलर मास ऊपर चला जाएगा, यहाँ जब नीचे सब डिवाइड में आएगा तो ये चीज़ पलट के ऊपर चली जाएगी बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा, यहाँ लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। और ये देखो ये आ जाएगा गिवन मास और मल्टीप्लाई बाय क्या था, मल्टीप्लाई है बच्चों गिवन मास के वैलेंसी है। लो अब ये गिवन मास से गिवन मास कट गया, मोलर मास से मोलर मास कट गया और वॉल्यूम से कट गया वॉल्यूम। तो अब देखना क्या आया, मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 बाय वैलेंसी आ गया, 1 बाय वैलेंसी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी किसके बराबर आ गया, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी बराबर आ गया नॉर्मेलिटी के। तो अगर मैं किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जानता हूँ, अगर मैं किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जानता हूँ तो सोल्यूट की वैलेंसी से अगर मैं मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसी सॉल्यूशन की क्या निकल जाएगी, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। अगर ये तो है इन केस ऑफ एलिमेंट बच्चों, ये तो है इन केस ऑफ एलिमेंट। अगर मैं लेता हूँ इन केस ऑफ एसिड तो मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन केस ऑफ एसिड, एसिड से पहले आयनिक कंपाउंड ले लो। चलो आयनिक कंपाउंड के केस में किससे करना पड़ेगा, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलैरिटी को। तो इसी सॉल्यूशन की क्या निकल जाएगी, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी, इसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ये किस केस में आएगा, ये आएगा इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये आएगा इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है जी। अगर मैंने मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया बेसिसिटी से नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ये किस केस में होगा, ये होगा इन केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में क्या निकालते होते थे, बेसिसिटी। तो अगर किसी एसिड का कोई सॉल्यूशन है, कोई एसिड का सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है और आप लोगों से उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पूछ ले, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे बेसिसिटी से, बेसिसिटी ऑफ एसिड से, तो उसी सॉल्यूशन की क्या निकल जाएगी, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, एसिडिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इन केस ऑफ बेस आ जाएगा। अब बेस के केस में क्या निकालते हैं, एसिडिटी लेते हैं। तो अगर कोई बेस का सॉल्यूशन है, उसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है और उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आप लोगों से पूछ ले, तो क्या करोगे, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को उस बेस की एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसी सॉल्यूशन की क्या निकल जाएगी, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। क्लियर है जी बच्चों। ऐसे इन केस ऑफ आयन क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू चार्ज ऑन आयन, ये आ जाएगा चार्ज ऑन आयन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल जाएगी, नॉर्मेलिटी। ये किस केस में आएगा, ये आएगा इन केस ऑफ आयन, इन केस ऑफ आयन। तो ये है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन। अगर एक ही सॉल्यूशन की मेरे को मोलैरिटी पता है तो उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूँ, या उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी है और आप लोगों से उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछ ले, तो नॉर्मेलिटी दी है तो वैलेंसी से डिवाइड कर दो तो उसी सॉल्यूशन की क्या निकल जाएगी, मोलैरिटी निकल जाएगी। मान लो अगर आयनिक कंपाउंड का कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की आप लोगों को नॉर्मेलिटी दी है और पूछ ले कि इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ, तो नॉर्मेलिटी को टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन से डिवाइड कर दूंगा तो उसी सॉल्यूशन की क्या निकल जाएगी, मोलैरिटी निकल जाएगी। ठीक है जी बच्चों। तो ये था रिलेशन इन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्ट्रेंथ के बारे में, नेक्स्ट कंसंट्रेशन। स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आपकी आएगी, मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, 3 हो गई। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों की आएगी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को मैं दिखाता हूँ कैपिटल एस से। अब स्ट्रेंथ क्या बोलती है, देखो मोलैरिटी तो ये कहती थी कि नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के कितने प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और स्ट्रेंथ बताएगी कि सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये है कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, स्ट्रेंथ क्या कहती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है वो स्ट्रेंथ हो जाएगी। स्ट्रेंथ क्या है, फॉर्मूला क्या बना,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, और कितने में प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है बच्चों, लीटर में लेना है। तो ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितने ग्राम प्रेजेंट है, वो स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ये देखो ज़रा मोलैरिटी की तरफ देखना एक बार। मोलैरिटी कहती थी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। ये चीज़ देखना ये क्या बोलती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अरे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W/V ये क्या होता है, ये स्ट्रेंथ होती है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ बाय मोलर मास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो मोलर मास इनटू मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। ये रिलेशन होता है मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में। अगर मैं एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी जानता हूं तो मैं उसी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकता हूं, स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं। देखो बच्चों, देखो लो, वही एग्जांपल ले लो, सदाबहार वाटर, और इसके अंदर क्या लिया मैंने, NaOH, और NaOH का मैंने कितना लिया था, मान लो 80 ग्राम ले लिया, और सॉल्यूशन आप लोग ले लो अपनी श्रद्धा के अनुसार। मैंने कितना ले लिया, 200 ml। 200 ml इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोले इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो। निकाल देंगे जी मोलैरिटी, निकाल दो मोलैरिटी, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। 80 ग्राम गिवन मास, मोलर मास कितना था, 40 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का, 200 ml था। इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा 1000 से डिवाइड करके, 2 0 से 2 0 कट गया था, ये 5 आ गया था, ये कट गया था, ये 2 आ गया था, ये ग्राम से ग्राम गया तो ये आ गया था 10 मोल पर लीटर। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है बच्चों, पर कोई नहीं, देखो ध्यान से देखो एक बार चीज़ों को। मोलैरिटी कितनी आ गई थी, 10 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर। अब बोले इसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकाल दो। मोलैरिटी तो ये कहती है कि सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और स्ट्रेंथ ये कहती है कि सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो निकाल दो ना स्ट्रेंथ। ये देखो सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, 80 ग्राम है, 80 ग्राम है सॉल्यूट, और वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml डिवाइड बाय 1000। ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। ये कट गया, ये कितना आ गया, 5 आ गया। अरे ऊपर जाएगा ना, ऐसे कर लो बच्चों, लो 200 और इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। लो काट दो, ये कितना आ गया, 5 आ गया ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 400 ग्राम पर लीटर आ गया। अरे सामने से दिख रहा है 200 ml सॉल्यूशन में इसका 80 ml प्रेजेंट है, ये सॉरी इसका 80 ग्राम प्रेजेंट है। 200 ml सॉल्यूशन में इसका 80 ग्राम है, तो 400 में डबल कर दो, कितना 160 हो जाएगा। अरे 200 और बढ़ा दो, 600 में कितना हो जाएगा बच्चों, 80 और ऐड कर दो, 800 में कितना हो जाएगा, 80 और ऐड कर दो, और अल्टीमेटली अगर मैं देखता हूँ तो 1000 ml में कितना आ जाएगा, ये 400 ग्राम आ जाएगा। तो 400 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। और ये मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बताती है कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और स्ट्रेंथ बताती है कि सॉल्यूट की कितनी अमाउंट या सॉल्यूट का कितने ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन कि सर मेरे को मोलैरिटी पता चल गई थी, क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेंथ निकाल सकता था? निकाल सकता हूँ भाई। देखो अभी बताया मैंने रिलेशन आप लोगों को, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। मोलैरिटी कितनी है, 10 है। मोलर मास कितना होता है इसका, मोलर मास देखना जरा इसका, 23, 16 और 1 कितना 40। तो लो भाई स्ट्रेंथ आ गई कि नहीं आ गई, क्या 400 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। 40 गुना 10 400 ग्राम पर लीटर। या स्ट्रेंथ निकाल लो, वहाँ से क्या निकल जाएगी, मोलैरिटी निकल जाएगी। स्ट्रेंथ को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगी, मोलैरिटी निकल जाएगी इसी सॉल्यूशन की। तो यह है मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। स्ट्रेंथ के बाद जो नेक्स्ट आती है बच्चों, दैट इज मोलैलिटी।
एक मिनट जी बच्चों, इंक फिलअप कर लूँ मैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो फिर नेक्स्ट है 4 कंसंट्रेशन टर्म्स होगी। 5वीं देखो बच्चों, 5वीं है मोलैलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोलैलिटी को मैं स्मॉल m से दिखाता हूँ। देखो मोलैलिटी तो कहती है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हैं। बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था सारा खेल किसका है, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का। सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, या सॉल्वेंट ये सॉल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अभी तक यही सब चीज़ें तो पढ़ रहे हैं हम। अब मैं देख रहा हूँ कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। मैंने बताया था कि हम लोग यही बात करेंगे कि इसकी अमाउंट कितनी है, सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। यही है कंसंट्रेशन टर्म्स और कुछ नहीं है कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, उसको बोला जाता है मोलैलिटी। रिपीट कर रहा हूं मैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं लिख सकता हूं it is defined as number of moles of solute present per kilogram of solvent। सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। मोलैलिटी को दिखाते होते हैं स्मॉल m से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी नीचे क्या आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और किस में लेना है बच्चों, सॉल्वेंट लेना है किलोग्राम में, ये ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा वही गिवन मास डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और यहाँ क्या आएगा, इधर देखना क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का अमाउंट मेरे को किस में लेना है बच्चों, केजी में लेना है। तो अब यूनिट की तरफ देखना जरा, मोलैलिटी की यूनिट। तो गिवन मास किस में होगा, ग्राम में होगा, मोलर मास किस में होगा, ग्राम पर मोल में रहेगा। और देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल में। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है बच्चों, किलोग्राम में लेना है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, ये ग्राम से ग्राम गया तो मोल पर किलोग्राम आ जाएगा। ये देखो यूनिट भी यही बोल रही है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। वहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही थी, मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही थी। और वॉल्यूम भी किसकी, सॉल्यूशन की। यहाँ अमाउंट की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। और वेट किसका, सॉल्वेंट का, कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, मोलैलिटी। ठीक है जी बच्चों,
उसको बोला जाएगा मोलैलिटी। नेक्स्ट देखो बच्चों, मोलैलिटी के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ, वो आएगा अब मोल फ्रैक्शन, एंड देन इज मास फ्रैक्शन, और फिर ट्रेस कंसंट्रेशंस। ट्रेस कंसंट्रेशंस लो जी बच्चों, सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को स्मॉल एक्स से दिखाते हैं। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। मोल फ्रैक्शन बच्चों, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स का पता है, मोल फ्रैक्शन बहुत आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में अगर आप जानते हो। देखो कोई सॉल्यूशन दिया, ये सॉल्यूशन मान लो दो कंपोनेंट से मिलके बना है। बताता हूँ आप लोगों को। एक है कंपोनेंट ए, दूसरा है कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए मानो सॉल्यूट है, कंपोनेंट बी क्या है, सॉल्वेंट है। और आप लोगों से यहाँ बोले कि कंपोनेंट ए का डिज़ोल्व किया है, ए बी की बजाय आप एग्जांपल ही ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा सॉल्व करने में। लो मैं बता देता हूँ। ए ले लिया NaOH, ठीक है, ये सॉल्यूट है, और वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। लो बड़ा ही आसान रहेगा। ये कहता है कि 40-80 ले लो, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बहुत आराम से कट जाएगा। 80 ग्राम NaOH का डिज़ोल्व किया हुआ है, 80 ग्राम NaOH का डिज़ोल्व किया हुआ है बच्चों 180 ग्राम ऑफ वाटर में। 180 ग्राम ऑफ वाटर में 180 ग्राम पानी के अंदर NaOH का 80 ग्राम डिज़ोल्व किया है। वैसे ज़्यादा हो गया, चलो जितना भी है 180 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है। तो अब अगर ये आप लोगों से बोले कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन, ये कंपोनेंट ए है, ये क्या है, ये कंपोनेंट बी है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को मैं दिखाता हूँ स्मॉल एक्स से। स्मॉल एक्स, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन लिखा जाएगा कि कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल कितने हैं सॉल्यूशन में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी। ये तरीका है। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी। लो जी, टोटल नंबर ऑफ मोल में से, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट हैं, तो उसको बोला जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट हैं, तो उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो देखो जरा, NaOH के नंबर ऑफ मोल निकालता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, 80 ग्राम गिवन मास। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। ये कट गया, कितने आ गए, 2 मोल आ गए, तो ये आ गए 2 मोल NaOH के। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल निकालता हूँ मैं वाटर के। तो वाटर का मास कितना दिया है, 180 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। लो ये भी कट गया, कितने आ गए, 10 आ गए। यहाँ आ गए बच्चों 10 मोल, ठीक है। तो अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं कंपोनेंट ए का, तो कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2, और टोटल मोल कितने हैं सॉल्यूशन के, 2 + 10। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 2/12, यानी कि 1/6। बात खत्म। ऐसे ही कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन के, तो 10/12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5/6। तो ये आ जाएगा बच्चों 5/6 काट के, तो ये आ जाएगा 5/6 मोल फ्रैक्शन किसका, कंपोनेंट बी का। तो किसी कंपोनेंट के, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल का रेशो लेते हैं सॉल्यूशन में से। सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट से मिलके बना होगा, 2 कंपोनेंट से, 3 कंपोनेंट से, 4 कंपोनेंट से, जितने भी कंपोनेंट से सॉल्यूशन मिलके बना होगा, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल का रेशो लेते हैं विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। लो जी, तो डेफिनेशन क्या हो गई, ये एक एग्जांपल टाइप हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। देख लो डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी। डेफिनेशन लिखी जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूँगा, इट इज डिफाइंड एज the ratio of number of moles of any component of the solution
with the total number of moles, with the ratio of number of moles of any component of the solution with the total number of moles of the solution. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के उन सारे के सारे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन मैंने वही दो कंपोनेंट से मिलकर बनाया है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए मानो क्या है, सॉल्यूट है, और कंपोनेंट बी मानो क्या है, सॉल्वेंट है। तो नंबर मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा कंपोनेंट ए का, तो आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी। और ऐसे ही मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी का कैसे लिखा जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, एक खास बात ये होती है मोल फ्रैक्शन के बारे में, वो ये है कि सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। अच्छा, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट कैसे आएगी, नंबर ऑफ मोल है और नीचे भी कहीं मोल प्लस मोल 2 मोल कर दो बच्चों, मोल प्लस मोल, इसकी भी यूनिट क्या है, मोल। मोल से मोल कैंसिल आउट हुआ तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी। और दूसरी बात बच्चों, यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। दूसरी बात ये है कि सम ऑफ mole fractions of all components of a solution will be always equal to 1, ये बहुत ज़रूरी लाइन है, ध्यान रखना। sum of mole fractions of all the components of a solution will be always equal to 1। ये देखो, मैं कहता हूँ कि अगर मान लो इसके नंबर ऑफ मोल 2 थे और इसके नंबर ऑफ मोल थे 3, है ना, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकाल दोगे। मोल फ्रैक्शन कितना आया, XA 2 डिवाइड बाई 5, है ना, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 कितना 5। कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन देखना, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 3/5। अब ये क्या कहता है कि जितने भी कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर उन सारे के सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो देख लो 1 आ रहा है कि नहीं, XA प्लस XB शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो XA प्लस XB किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2/5 प्लस कितना 3/5, तो 5 LCM आ गया बच्चों। तो 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो 1। तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं जोड़ देता हूं तो सारे के सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अरे फ्रैक्शन ले रहे हैं यार हर एक कंपोनेंट का, सारे के सारे फ्रैक्शन को जब मैं ऐड कर दूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। टोटल में से फ्रैक्शन लिए जा रहे हैं हर एक कंपोनेंट का, तो सारे के सारे फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड कर दूंगा, सारे के सारे फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो किसके बराबर आएगा बच्चों, 1 के बराबर आएगा। ठीक है जी। अब देखो आगे, ये था आप लोगों का मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों मास फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों मास फ्रैक्शन। 7th कंसंट्रेशन टर्म इज मास फ्रैक्शन। ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि मान लो 2 कंपोनेंट से, इसको कैपिटल X से दिखाते हैं, उसको स्मॉल x से दिखाते हैं। मोल फ्रैक्शन को स्मॉल x से और मास फ्रैक्शन को कैपिटल X से। ये कहता है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर मान लो 2 कंपोनेंट हैं, बिल्कुल कुछ वैसे ही ले लेता हूँ मैं। एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट हैं A प्लस B। अब इस कंपोनेंट A का मास है मान लो 4 ग्राम और कंपोनेंट B का मास है 10 ग्राम। तो कंपोनेंट A का मास फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, कंपोनेंट A का मास डिवाइड बाय कंपोनेंट A का मास प्लस कंपोनेंट B का मास, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, कंपोनेंट A का मास कितना है 4 डिवाइड बाय कितना 14, तो ये आ जाएगा 2/7। ये आ गया मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। टोटल मास में से कंपोनेंट A कितने ग्राम प्रेजेंट है तो कंपोनेंट A का मास फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही कंपोनेंट B का मास फ्रैक्शन
10 ग्राम डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 14 ग्राम, तो ये आ गया बच्चों 5/7, तो कंपोनेंट बी का मास फ्रैक्शन आ गया। और मास फ्रैक्शन का सम, हर एक कंपोनेंट के मास फ्रैक्शन का सम भी हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। वो देख लो 5 + 2 देख लो ना, XA + XB क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 2/7 तो ये आ गया और 5/7 ये आ गया, तो ऐड कर दो दोनों को, 2/7 और 5/7 आ जाएगा 7/7, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है जी बच्चों, ये है मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी क्या हुई, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट विद द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, विद द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ वन कंपोनेंट विद द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, लिख लो बच्चों, इट इज डिफाइंड एज ratio of, it is defined as, it is defined as ratio of mass of any component, mass of any component in the solution, in the solution with the total mass of all the components, with the total mass of all the components in the solution। लो जी, सॉल्यूशन का जो टोटल मास होगा, सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट होंगे विद द टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, उसके साथ रेशो लेना है। बिल्कुल वही दोबारा से a + b दो कंपोनेंट का मैंने सॉल्यूशन ले लिया, और कंपोनेंट a का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, मास कंपोनेंट a का, मास कंपोनेंट a का प्लस मास कंपोनेंट b का। ऐसे ही कंपोनेंट b का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, मैं लिख देता हूँ मास कंपोनेंट b का, मास कंपोनेंट a का और मास कंपोनेंट b का। एंड वही मेन लाइन बच्चों, वही मेन लाइन क्या कि सम ऑफ मास फ्रैक्शंस, सम ऑफ मास fractions of all the components of all the components in a solution will be equal to 1, will be always equal to 1. Sum of mass fractions of all the components in a solution will be always equal to, will be always equal to, always equal to 1। हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। दैट मीन्स कि XA + XB हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है जी बच्चों, ये है मास फ्रैक्शन। अब लास्ट कंसंट्रेशन टर्म रहती है आप लोगों की ट्रेस कंसंट्रेशन। वो देख लो बच्चों, इस चैप्टर का एक मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा आप लोगों का, कंसंट्रेशन टर्म्स। बस इसके बाद 2-3 टॉपिक बचेंगे आप लोगों के। आफ्टर दैट दिस यूनिट विल बी कंप्लीटेड। लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पेरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन, ये 2-3 टॉपिक बचेंगे। देखो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारी है बच्चों ट्रेस कंसंट्रेशंस। ट्रेस कंसंट्रेशन वहाँ यूज़ करी जाती है जहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट की अमाउंट को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे ट्रेस कंसंट्रेशंस यूज़ की जाती हैं बच्चों, वहाँ पे ट्रेस कंसंट्रेशंस यूज़ की जाती हैं कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मैं बोल सकता हूँ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत 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 कम प्रेजेंट है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रेस कंसंट्रेशंस का यूज़ किया जाता है। ट्रेस कंसंट्रेशंस आप लोगों को पढ़नी है बच्चों पार्ट्स पर थाउजेंड, ये है पार्ट्स पर थाउजेंड। तो ये लिखा जाता है बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला
डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ जाता है। देन पार्ट्स पर मिलियन, ये कैसे लिखा जाएगा बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ पार्ट्स पर मिलियन के लिए। हाँ जी, उसके बाद आता है पार्ट्स पर बिलियन, ले लो बच्चों। पार्ट्स पर बिलियन आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ये क्या बता रहा है कि सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन 10⁻³ टाइम्स ज़्यादा है ना। और ये देखो यहाँ सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन 10⁻⁶ टाइम्स ज़्यादा है। सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ सॉल्यूट की अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो गई। एक आता है पार्ट्स पर ट्रिलियन भी होता है, एक पार्ट्स पर ट्रिलियन, है ना। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, ये आप लोगों को ऑब्वियस सी बात पता है, ठीक है। यहाँ ग्राम है तो ये भी ग्राम होगा, ये ग्राम है तो ये ग्राम, ये ग्राम है तो ये ग्राम, और ये ग्राम है तो ये भी किस में आ जाएगा बच्चों? ग्राम में आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻12 आता है ट्रिलियन में, 10⁻12। तो देख लेना, ट्रेस कंसंट्रेशंस पे न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे, इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे बच्चों। ये था आप लोगों का कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करके देखना बच्चों, जो डाउट आते हैं डाउट भेजना। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाउट डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।